नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ता खुद गौरक्षक होने का दावा करते हैं, गौ हत्याओं की घटनाओं को लेकर प्रदर्शन भी करते हैं, मगर मुरादाबाद से जो मामला सामने आया है उसने पुलिस को भी चौंका दिया है। यहाँ गौरक्षा का दावा करने वाले ही गौ भक्षक बन गए। पुलिस ने बजरंग दल के जिला अध्यक्ष समेत 4 लोगों को गोकशी की घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि बजरंग दल के जिला अध्यक्ष ने पहले गोकशी करवाई और फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने का घेराव किया, थाने के बाहर खूब विरोध प्रदर्शन किया। अब पुलिस ने इस पूरे मामले को जो खुलासा किया है उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया है। बजरंग दल के जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गौहत्या होने पर थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया था वो ही दोषी निकले। अब पुलिस ने उन्हें ही अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस अधिकारी को हटाना चाहते थे। ममता बनर्जी के बयानों के बावजूद कांग्रेस पार्टी सीट बंटवारे को लेकर आशावादी है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे मुर्शिदाबाद जिले में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का सर्वोपरि उद्देश्य केंद्र में भाजपा सरकार को हटाना है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में देने और लेने की प्रवृत्ति होती है। हम राज्य में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अहम सहमति तक पहुँचने के लिए आशान्वित हैं, जो सभी दलों को संतुष्ट करेगा। ममता जी ने इंडिया ब्लॉक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है और हम भी उनका स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन पर बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को उत्सुक है, लेकिन कांग्रेस ने ही उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन चाहते थे, लेकिन कांग्रेस सहमत नहीं हुई। उन्होंने चुनावों में बीजेपी की मदद करने के लिए सीपीएम के साथ हाथ मिला लिया है। ईवीएम के विरोध में बुधवार को जंतर मंतर पर भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी समेत 22 संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, बिहार समेत अन्य राज्यों से हाथों में ईवीएम हटाओ के बैनर लेकर जुटे थे। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि चुनाव आयोग एडवांस तकनीकी की दोहाई देकर ईवीएम हैक न होने की बात कहता है, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने ईवीएम को स्वीकार क्यों नहीं किया है। देश में मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना है तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को खत्म करना होगा। सभी चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। यूपी से आए किसान धर्मपाल ने कहा कि देश में ईवीएम से कोई भी चुनाव मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शी नहीं हो सकता। इसे अच्छे ढंग से करना चुनाव आयोग का काम है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 1 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी उन्हें कम से कम 1 दिन जेल में रहना पड़ेगा। ईडी द्वारा 10 दिन की हिरासत मांगे जाने पर शुक्रवार को अदालत फैसला सुनाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी द्वारा बुधवार देर रात सोरेन को गिरफ्तार किया गया। इस मामले की सुनवाई रांची की विशेष अदालत कर रही है। एजेंसी का दावा है कि वो सीधे तौर पर 600 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में शामिल थे। झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधानमंडल के नेता चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की है। गुरुवार शाम को मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमने मांग की है कि सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि यह प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। चंपई सोरेन ने कहा कि उन्हें सभी 43 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। साथ ही कहा कि यहां राज्यपाल महोदय को दिए गए समर्थन पत्र में हस्ताक्षर करने वाले सभी विधायक मौजूद रहे। उन्होंने एक वीडियो बनाकर भी सभी विधायकों की उपस्थिति की गिनती कराई। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने का दावा बुधवार को पेश किया जा चुका है और अब राज्यपाल से सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा है कि बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख को धमकाने की कोशिश कर रही है, जिससे हताशा की बू आती है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी केंद्र सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध का एक जबरदस्त उदाहरण है। किसी आदिवासी नेता को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करना निचले स्तर की राजनीति है। इस कृत्य से हताशा और सत्ता के दुरुपयोग की बू आती है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बीजेपी की गंदी रणनीतियां विपक्ष की आवाजों को खामोश नहीं करवा सकेंगी। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को ये साफ नहीं किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार 2 फरवरी को ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। झारखंड के घटनाक्रम ने आप नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। ईडी ने केजरीवाल को 5वां समन भेजा है। इससे पहले 4 समन पर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। चौथा समन आने पर उन्होंने कहा था कि ईडी के सभी समन अवैध हैं। एक निर्वाचित प्रतिनिधि को इस तरह नहीं बुलाया जा सकता। ईडी ने उस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 5वां समन भेज दिया, लेकिन अब माहौल बदला हुआ है। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के स्कैम से जुड़े मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
जल बोर्ड के चेयरपर्सन केजरीवाल ही हैं। इस बीच भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा है, अगला नंबर केजरीवाल का ही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने हेमंत सोरेन पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर सोरेन सरकार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। भाजपा के ये घिनौने हथकंडे अल्प समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं, पर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समूह के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते हैं। भाजपा का डर जग जाहिर है और जनता भी ये बात अब समझ चुकी है। हम मजबूती से हेमंत के साथ हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगला आम चुनाव जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला गया तो वो इससे बाहर आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हर किसी को जेल के अंदर डाल रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट मामले को कल 2 फरवरी को सूचीबद्ध करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाना है। पीएमएलए के प्रावधानों को ड्रैकोनियन बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना भाजपा के टूलकिट का हिस्सा है। षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने का भाजपाई काम जारी है। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो सफेदी की चमकार से साफ है, जो नहीं गया वो दागदार है। उन्होंने कहा कि तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भाजपा को हराना होगा। हम डरेंगे नहीं, संसद से सड़क तक लड़ते रहेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि मोदी घोषणा करें कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए ज्ञानवापी क्षेत्र की मुक्ति का सक्रिय समर्थन करेंगे और मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन भी देंगे। उन्होंने कहा कि अगर नहीं तो 2024 के आम चुनाव में वाराणसी में उन्हें हराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर पर फैसले के बाद लोगों की अगली नजर काशी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दी है। इसको लेकर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आज जज साहब के रिटायरमेंट का आखिरी दिन था। 17 जनवरी को रिसीवर बैठाया, इन्होंने पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। जब तक प्रधानमंत्री मोदी इस एक्ट पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे नहीं कि वो उसके साथ हैं, तब तक ये सब चलता रहेगा। बाबरी विध्वंस से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। वाराणसी प्रशासन ने जिला अदालत के निर्देशों का बहुत तेजी से पालन किया है और गुरुवार सुबह ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी हिस्से में व्यास तहखाना में पूजा और आरती शुरू करा दी। ये कार्रवाई हाल ही में एक अदालत के आदेश के बाद हुई है, जिसमें ऐतिहासिक स्थल पर धार्मिक अनुष्ठान करने के अधिकार को बरकरार रखा गया है। वाराणसी के डीएम ने बताया कि एक पुजारी ने सुबह करीब 3 बजे पूजा की, उसके बाद आरती हुई। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी है। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपनी याचिका को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं। मुमकिन है कि अब मस्जिद इंतजामिया कमेटी इस फैसले पर रोक के लिए हाई कोर्ट जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को शिष्या से रेप के आरोप से बरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शिष्या से दुष्कर्म के 12 साल पुराने मुकदमे में चिन्मयानंद को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी किया है। गुरुवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि स्वामी चिन्मयानंद पर साजिशन झूठे आरोप लगाए गए थे। मोदी सरकार के इस कार्यकाल के अंतरिम बजट पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि 2014 में ही देश को आज़ादी मिली है और मोदी जी के आने के बाद देश में लोकतंत्र आया है और वो प्रधानमंत्री बने। बाकी पहले तो कोई प्रधानमंत्री नहीं था या यहाँ पर लोकतंत्र भी नहीं था। इस भाषा में उन्होंने बजट पेश किया है। खड़गे ने पूछा, उन्होंने जो 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था वो कहां तक पहुंचा? बाहर से कालाधन लाकर सबको 15-15 लाख रुपए देने का वायदा कहां गया? और किसान की आमदनी दोगुना करने, एमएसपी बढ़ाने का वायदा कहां गया? खड़गे ने कहा कि सरकार को पिछले 10 सालों में किए गए कामों को तुलनात्मक रूप से ही बताना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि 2014 के बाद उन्होंने क्या किया है। 2024-25 के अंतरिम केंद्रीय बजट में रक्षा खर्च में अन्य मंत्रालयों के मुकाबले सबसे अधिक वृद्धि की गई है।
गुरुवार को संसद में पेश किए गए बजट में पिछले साल के 5.95 लाख करोड़ के मुकाबले 4.72% की बढ़ोतरी करते हुए इसे 6.2 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है। पीआईबी के मुताबिक ये कुल केंद्रीय बजट का 13.04% है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में रक्षा बजट का 1.72 लाख करोड़ रुपए सेना पर पूंजीगत खर्च के लिए अलग रखा गया है, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर की खरीद शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास मिले हैं। हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 सालों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है। भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट में कई ऐलान किए हैं, लेकिन कोई बड़ा ऐलान करने से परहेज किया। वित्त मंत्री ने आयकर दाताओं को कोई राहत नहीं दी है, इससे आयकर दाता निराश हो सकते हैं। उन्होंने इस बार आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने भारतीय रेल में 3 कॉरिडोर यानी गलियारा बनाने का ऐलान किया है। इसके तहत ऊर्जा खनिज, सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और अधिक पैसेंजर घनत्व वाले कॉरिडोर बनाए जाएंगे। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर समिति बनाने और नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए भी एक समिति बनाने का ऐलान किया है। सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए छोटी उम्र में ही टीका लगाने की टीकाकरण योजना चलाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के प्रयास से देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है। इस योजना से आत्मनिर्भरता बढ़ी है। इस योजना के तहत 3 करोड़ और महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीतारमण ने मोदी सरकार का वादा दोहराते हुए कहा, सभी को पक्का मकान दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे पर खर्च को अगले वित्त वर्ष में लगभग 11% बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि अगले साल बुनियादी ढांचे पर 11,11,111 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। ये मौजूदा वित्त वर्ष से 11.11% अधिक है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस तरह बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़कर 3.4% हो गया है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि पिछले 4 सालों के दौरान बुनियादी ढांचे पर निवेश तिगुना हो गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का संकल्प है कि 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर एनर्जी से हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए टीकाकरण शुरू होगा। 14 साल तक की लड़कियों को टीके मुफ्त लगेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का 1 दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है, जो फिर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। ये भाजपा का विदाई बजट है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि नोटबंदी से पेटीएम कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ, इसमें सरकार की भी मदद शामिल रही और जब इस कंपनी ने बहुत ऊंचे दाम के साथ शेयर लॉन्च किए तब आम हिंदुस्तानी ने इसके शेयर खूब खरीदे। कल अचानक वित्तीय अनियमितता को लेकर आरबीआई ने इस कंपनी के कामकाज पर रोक लगा दी। लॉन्चिंग रेट से अब तक पेटीएम का शेयर 75% घाटे में गिर चुका है। खबरों के अनुसार लगभग 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। ये नुकसान कौन भुगत रहा है और क्यों भुगत रहा है? ये किसका पैसा है? ये एक ईमानदार हिंदुस्तानी के मेहनत की कमाई है। मोदी जी देश की सारी संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। आज अगर सेबी और आरबीआई स्वतंत्र होते तो आम भारतीय का ये पैसा डूबने से बच जाता। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।